819 rupees 60 paise, and yet the stock that just posted a 1:1 bonus issue is still sitting 18% below where it traded a year ago. HDFC Bank's board signed off on Q1 FY27 results on Saturday, July 18, 2026, and buried inside the earnings presentation is a number almost nobody is talking about. The CASA ratio, the cheap deposit base every bank lives or dies on, has fallen to 32%, down from 35% just 15 months earlier. That is the trap. The bank is growing loans 15.4% year-on-year, credit costs are collapsing, and a bonus share is landing in every shareholder's account, and yet the funding mix that built this franchise for 3 decades is quietly eroding under the hood. The hard truth: this is not a simple growth story or a simple governance story. It is both, colliding in the same quarter. By the end of this video you will see exactly why analysts keep a strong buy rating and a target near 1040 on the stock, why a moving average setup and a stock down almost a fifth in a year makes bears nervous anyway, and what specific number in the next earnings call would flip this thesis in either direction. 3 things break this thesis, and we are going to name every one of them. 819.6 यही लेवल था जहां HDFC बैंक का शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंड हुआ, एक फ्राइडे क्लोज जो बैंक के बोर्ड के सैटरडे जुलाई 18, 2026 को बैठने से एक दिन पहले आया, जब वो ऐसे रिजल्ट्स अप्रूव करने वाले थे जो मार्केट ने पूरी तरह प्राइस हाई नहीं किए थे। बोर्ड 11 AM पर मिला, 2 PM तक अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स साइन ऑफ कर दिए, और इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो 3 दिन बाद जुलाई 21 को रीओपन करने का डिसीजन लिया। ये कोई छोटी डिटेल नहीं है, ये एक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैलेंडर मैकेनिक्स है जो दिखाना चाहता है कि उसका प्रोसेस अब भी टाइट है, क्योंकि 2026 में इस बैंक ने ऐसी गवर्नेंस नैरेटिव से लड़ाई लड़ी जो उसने खुद चूज नहीं की थी। स्ट्रीट का कंसेंसस कहता है HDFC बैंक एक स्केल स्टोरी है, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर, 12 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा का लोन बुक, और ब्रांच नेटवर्क जो 9,455 से बढ़कर 9,694 लोकेशंस तक पहुंच चुका है। मार्केट जो प्राइस चुका रहा है, फॉरवर्ड PE नियर 13, प्राइस टू बुक अराउंड 2.15, वो ऑलरेडी मान चुका है कि ये स्केल स्मूथली कॉम्पाउंड करता रहेगा। लेकिन यही से ये डीप डाइवर्स सोच से अलग होती है। स्टॉक का अपना 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव 17.5% है, वो भी बोनस इशू के बाद, और Q1 FY27 के प्रोविजंस पार बीट करने वाले नंबर्स के बाद भी। कहीं ना कहीं ग्रोथ शेयर प्राइस कन्विक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो रही, और यही गैप है जो हमें देखते रहना चाहिए। ए फ्लैट मार्च में चलिए। चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने मैनेजमेंट के साथ एथिकल डिफरेंसेस बताकर रिजाइन कर दिया, और अगले कुछ दिनों में HDFC बैंक की मार्केट वैल्यू में $16 बिलियन के करीब की गिरावट आ गई, इतनी बड़ी कि पूरा निफ्टी बैंक इंडेक्स हिल गया। जून के आखिर तक बैंक के कमीशन किए गए लीगल रिव्यू में चक्रवर्ती के यूथपा की मात्रा एक कंसर्न्स का कोई एविडेंस नहीं मिला, और बोर्ड ने इसका टिस्यू के बावजूद CEO को रीअपॉइंट करने का पुश किया। कंसेंसस यही चाहता है कि ये कहानी यही बैंड हो जाए, लेकिन ये बैंड नहीं हुई। यही वजह है कि उसके बाद का हर डिस्क्लोजर, जैसे मई में आया एक इंटरनल प्रोब जो एक 45 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट डिस्क्रिपेंसी पर था, जिसे बैंक ने बोला कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस कर दिया गया विद नो मटीरियल इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस भी मार्केट अब एक सस्पिशियस लेंस से देखता है जो पहले नहीं थी। तो इस वीडियो का वादा ये है, हम इस स्टोरी के अन हिस्सों को अलग करेंगे जो सिर्फ बैकवर्ड लुकिंग स्कार टिश्यू है, अन से जो एक लाइव फोरकास्टेबल फाइनेंशियल सिग्नल है, और शुरुआत करते हैं डिपॉजिट मिक्स डेटा से, जो अभी भी रियल टाइम में डेवलप हो रहा है जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। जूम आउट करके सेक्टर देखते हैं, क्योंकि HDFC बैंक अकेला नहीं चलता। निफ्टी बैंक इंडेक्स रिसर्च में जिस लेटेस्ट सेशन की बात हो रही है उसमें 1.63% ऊपर क्लोज हुआ, एक ब्रॉड रैली जिसने हर बड़ी प्राइवेट लेंडर को उनके अर्निंग्स डेट्स के साथ ऊपर उठा दिया। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सबने HDFC बैंक के सेम 48 आवर विंडो में रिजल्ट्स रिपोर्ट किए या करने वाले दो के लिए तो डेट थी वही जुलाई 20, 2026। इसका मतलब ये अब पूरे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का रेफरेंडम बन गया है, सिर्फ एक कंपनी का इवेंट नहीं।
इससे कंपेयर करो निफ्टी इट इंडेक्स से, जो सेम सेशन में 1.75% ऊपर था, और निफ्टी फॉर्मा से, जो 1.4% नीचे था। पैसा ब्रॉडली रिस्क से भाग नहीं रहा, ये सेक्टर्स के बीच रोटेट हो रहा है, और अभी बैंक्स को बिड मिल रही है। ये इस बात के लिए मैटर करता है कि HDFC बैंक का प्रिंट कैसे पढ़ा जाएगा। अगर बीट आता है तो मार्केट अभी फाइनेंशियल्स को रिवॉर्ड करने के मूड में है, पर मिस आया तो वही मार्केट UTNI हाई स्पीड से पैसा निकाल भी सकता है। ए फ्लैट इस साल एनालिस्ट्स जो मैक्रो बैकड्रॉप देख रहे हैं वो भी जोड़ दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी ईज कर रहा है, और बैंक की अपनी बॉन्ड इशुएंस की रिपोर्टिंग के हिसाब से HDFC बैंक ने $750 मिलियन के 5-ईयर डॉलर बॉन्ड्स बेचे। US ट्रेजरीज के ऊपर लगभग 90 परसेंटेज पॉइंट के स्प्रेड पर एक साइन की गवर्नेंस ओवरहैंग के बावजूद बैंक को ग्लोबल कैपिटल तक सस्ता एक्सेस अभी भी मिल रहा है। RBI एक सब्सिडाइज्ड हेजिंग फैसिलिटी भी चला रहा है ताकि डॉलर इनफ्लोज आ सके और रूपी को सपोर्ट माइल। ये एक बड़े पुश का हिस्सा है जो इनडायरेक्टली बड़े लैंडर्स के लिए ओवरसीज फंडिंग कॉस्ट कम करता है। इसको सिंपल भाषा में समझो, जब सेंट्रल बैंक किसी बैंक के लिए अब्रॉड से उधार लेना सस्ता बना देता है, तो उस बैंक का प्रॉफिट मार्जिन एक छोटा सा स्ट्रक्चरल टेलविंड पा जाता है, चाहे मैनेजमेंट डोमेस्टिकली कुछ भी करे। ये एक मैक्रो गिफ्ट है जो अभी HDFC बैंक को मिल रहा है। पर यहाँ सेक्टर स्टोरी का दूसरा हाफ भी है, वो हाफ जिसे बुल्स अक्सर इंडिप्ले कर देते हैं। इंडिया के प्राइवेट बैंक सब इसी एक फंडिंग वॉर में लड़ा है, डिपॉजिट्स के लिए स्क्रैम्बल, सिर्फ लोन कस्टमर्स के लिए नहीं। टाइम डिपॉजिट्स पूरे सेक्टर में करंट और सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेवर्स के पास अब बेटर यील्डिंग ऑप्शंस है। गवर्नमेंट बॉन्ड से लेकर म्यूचुअल फंड्स तक, और स्मॉलर बैंक्स भी बैलेंस शीट ग्रोथ के लिए अग्रेसिवली ज्यादा रेट दे रहे हैं। यही एक डायनामिक है जो कोल्ड ओपन में हमने जिस कैसर इरोजन की बात की थी उसका इंडस्ट्री वाइड वर्जन है। ये सिर्फ एक बैंक की बात नहीं है, ये पूरे सेक्टर का मार्जिन स्क्वीज है, और अगले कई क्वार्टर्स में इससे कौन कितना अच्छे से मैनेज करता है, वही विनर्स और अल्सो रन्स में फर्क करेगा। ए फ्लैट जो ओपन क्वेश्चन रह जाता है, अगर पूरा सेक्टर इसी फंडिंग प्रेशर का सामना कर रहा है, तो क्या HDFC बैंक का वो स्पेसिफिक स्केल 9694 ब्रांच नेटवर्क, वो $12.60 ट्रिलियन प्लस मार्केट कैप एक एडवांटेज बनेगा या एक बड़ा लायबिलिटी? जुलाई 18 की बोर्ड मीटिंग के बाद रिलीज हुई अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में इसका डिटेल जवाब है, और अब हम वहीं चलते हैं। ये वो नंबर है जो हेडलाइन में होना चाहिए था। HDFC बैंक का कुल पूंजी अनुपात जून 2026 तक 19.6% पर खड़ा है, जबकि टियर 1 पूंजी अकेले 17.8% है। सीधे शब्दों में कहें, यह वो नुकसान की जोखिम वाली हर रुपए की उधार लेने पर बैंक के पास मौजूद शुद्ध इक्विटी पूंजी का सुरक्षा कवच है, और नियामक आमतौर पर सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण बैंकों की मांग करते हैं कि वे सिंगल डिजिट से ऊपर हो। 19.6% पर HDFC बैंक करीब दोगुने आराम के बफर पर चल रहा है, जिसका मतलब है कि बैंक बिना नई पूंजी जुटाए अपने लोन बुक में बढ़ोतरी करने का भरपूर मौका रखता है। तो इसका मतलब एक शेयरधारक के लिए क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंक की अपनी फाइलिंग में जिक्र किया गया 1:1 बोनस इशू पूंजी के लिए संघर्ष करती कंपनी का संकेत नहीं है, बल्कि यह रिटेल निवेशकों के लिए स्टॉक को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक घरेलू कदम है जो प्रति शेयर कीमत को आधा कर देता है। यह एक यांत्रिक कार्रवाई है, न कि एक मौलिक। अब चलते हैं ग्रोथ इंजन पर। ग्रॉस एडवांसेस ने साल दर साल 15.4% की वृद्धि की, और औसत आधार पर 13.4% पर यह लोन ग्रोथ है। किसी भी बैंक की इनकम स्टेटमेंट का मुख्य ईंधन पिछले तिमाही की दर 3.4% से तेजी से बढ़ता हुआ। डिपॉजिट भी इसके साथ बढ़े, साल दर साल 14.7% की वृद्धि होती है। सतह पर यह एक बैंक है जो बैलेंस शीट के दोनों पक्षों को तालमेल में बढ़ा रहा है, जो आप देखना चाहते हैं। पर नीचे रहस्य है। कासा डिपॉजिट, करंट और सेविंग्स अकाउंट्स, जो एक बैंक के लिए फंडिंग का सबसे सस्ता स्रोत है, क्योंकि यह ब्याज में लगभग कुछ नहीं देता,
वह डिपॉजिट बुक का 32% हिस्सा बन गया है, जो लगभग 1 साल और 1/4 पहले 35% था। वास्तविक में कासा बैलेंस तिमाही दर तिमाही 3.3% गिर गया, जबकि साल दर साल 9.4% बढ़ा। वहीं समय डिपॉजिट महंगे वाले, जिनकी नीलामी प्रतिस्पर्धा कर रही है, पिछले तिमाही में 4.9% और साल दर साल 17.4% बढ़े। आइए इसे स्पष्ट करें। एक रेस्तरां की कल्पना करें जो पहले अपने अधिकतर ग्राहक से जल्दी भुगतान लेकर नकद कमा रहा था, सस्ता और आसान, लेकिन अब वो ऐसे ग्राहकों पर अधिक निर्भर हो गया है जो भुगतान से पहले डिस्काउंट कूपन की मांग करते हैं। हर बिक्री अभी भी होती है, लेकिन हर लेनदेन का मार्जिन धीरे धीरे घटता जाता है। यही गिरता हुआ कासा अनुपात एक बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए करता है, और यह ठीक वही दबाव है जिसे मार्केट बीट के आय कॉल के सारांश में सीधे रूप से इंगित किया गया था, जिसमें प्रबंधन को फंडिंग लागतों से हो रहे दबाव और बदलते डिपॉजिट मिश्रण को स्वीकार करते हुए बताया गया, जबकि व्यवसाय में सुधार की गति की बात करते हुए। अब वो नंबर जो तेजी के पक्षधर को जगाने वाला होना चाहिए। क्रेडिट लागत 40% पॉइंट विवरण में गिर गई, पिछले साल की 56% पॉइंट से काफी नीचे। पुनर्प्राप्तियों के बाद यह केवल 29% पॉइंट थी, जबकि पिछले साल 41 थी। रुपए के लिहाज से ये तिमाही में नए प्रावधानों के लिए 31 अरब हैं, जबकि बैलेंस शीट पर कुल प्रावधान बफर 724 अरब रुपए का है, जिसमें विशेष प्रावधान कवरेज लगभग 70 से 71% चल रहा है। इसे स्पष्ट करें, बैंक खराब लोन को कवर करने के लिए पिछले साल की तुलना में नाटकीय रूप से कम पैसा बचा रहा है, जो या तो इस दिशा में संकेत है कि एसेट क्वालिटी वास्तव में सुधरी है, या इस बात का संकेत है कि जोखिम को कभी कभी कम प्रावधान किया जा रहा है। तेजी का पक्षधर इसे पहले वाला मानते हैं, और बैंक की खुद की प्रस्तुति में 1.17% का बेहतर ग्रॉस स्टेज 3 एसेट अनुपात, जिसमें कृषि के बिना 0.91% का और तंग अनुपात है, उस व्याख्या को ठोस आंकड़ों से समर्थन करता है। रिटर्न मैट्रिक्स एक अधिक सतर्क कहानी सुनाते हैं। बैंक के कई वर्षों के इतिहास में रिटर्न ऑन एसेट्स 1.9% से 2.1% के दायरे में रहा है, और वर्तमान रीडिंग 1.85% है, जो कि ऐतिहासिक दायरे के नीचे है। मार्जिन संकुचन की सीधी छाप, जो सीधे लाभप्रदता पर असर डाल रही है, यही वे प्रकार की भिन्नताएं हैं जो गुणवत्ता स्क्रीन पकड़ने के लिए बनी होती हैं। प्रिंट में जाने से पहले याहू फाइनेंस के आय कैलेंडर डेटा के मुताबिक सामान्य अनुमान 12.04 रुपये प्रति शेयर के आसपास की कमाई की भविष्यवाणी कर चुके थे, जबकि राजस्व 497 अरब रुपए के आसपास था। यही मीट्रिक है जिसका इस प्रिंट से मुकाबला किया जाता है। हालांकि वास्तविक रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए पूरी स्टैंडअलोन स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। विकास की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कंपनी के पीछे के मूलभूत तत्व 16.6% की राजस्व वृद्धि के साथ 18.1% की प्रति शेयर लाभ वृद्धि दिखाते हैं। पेग अनुपात 0.89 और 13.8% का रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि 8.5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। तो यह रो से रॉक का गैप वास्तव में क्या कहता है? जब इक्विटी रिटर्न वित्तीय संस्थान के लिए निवेशित पूंजी के रिटर्न से महत्वपूर्ण रूप से उच्च होता है, तो यह आमतौर पर लिवरेज को कुछ काम करते हुए दर्शाता है। बैंक डिजाइन से लिवरेज वाले व्यवसाय हैं, इसलिए ये विशेष रूप से यहाँ इतने चिंताजनक नहीं होते जितना कि किसी औद्योगिक कंपनी के लिए होंगे, लेकिन यह अभी भी वही प्रकार की भिन्नता है जिसे एक कठोर गुणवत्ता स्क्रीन इग्नोर करने के बजाय चिन्हित करती है। यहाँ एक अल्फा लीक है जिस पर ध्यान देना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस एक्ट में सब कुछ सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया है, स्रोत के वित्तीय बयानों के डेटा। लेकिन इस कहानी का वो हिस्सा जो अभी सार्वजनिक नहीं है, वो ये है कि संस्थान इस प्रिंट के लिए कैसे पोजीशन किए गए और क्या स्मार्ट मनी ने गवर्नेंस डिप को खरीदा या इससे भागा। यह अगले एक्ट में आ रहा है, और यही वह सेक्शन है जो मध्यविधान खुलासा को वास्तविकता में लाएगा। तो चलिए वो रिवील करते हैं जिसके लिए ये पूरी वीडियो बनी है।
HDFC बैंक में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है 61.2% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इस रिसर्च के लिए इकट्ठा किए गए फंडामेंटल्स डेटा के मुताबिक यानी हर 10 में से करीब 6 शेयर्स फंड्स के पास हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं। इसलिए ये पूरी तरह से एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, कोई रिटेल मोमेंटम ट्रेड नहीं। और ये बात बहुत मायने रखती है जब आप गवर्नेंस सागा की हर हेडलाइन पढ़ते हैं। जब एक चेयरमैन रिजाइन करता है और डेज में $16 बिलियन मार्केट वैल्यू उड़ जाता है और महीनों बाद भी इंस्टीट्यूशंस इस रिसर्च में बिना किसी डॉक्यूमेंटेड मास एक्सोडस के 61% फ्लोट होल्ड किए बैठे हैं, तो ये अपने आप में एक सिग्नल है। ये बताता है कि बड़े होल्डर्स गवर्नेंस नॉइज में एग्जिट करने के बजाय उसे राइड आउट करना चुन रहे हैं। हालांकि इस रिसर्च में कोई फंड बाय फंड 13F ब्रेकडाउन नहीं है जो बता सके एग्जैक्टली किन इंस्टीट्यूशंस ने ऐड किया या ट्रिम किया। अब इस ओनरशिप बेस के ऊपर एनालिस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखिए। HDFC बैंक पर एग्रीगेट स्ट्रीट रेटिंग है स्ट्रॉन्ग बाय और एवरेज एनालिस्ट टारगेट है करीब 1040.6 रुपीज, यानी करंट लेवल्स से लगभग 27% का अपसाइड इस रिसर्च के फंडामेंटल्स डेटा के हिसाब से। ये प्रोफेशनल एनालिस्ट्स की फेयर वैल्यू सोच और स्टॉक की एक्चुअल ट्रेडिंग प्राइस के बीच एक काफी बड़ा गैप है, और इतने इंस्टीट्यूशनली ओन्ड स्टॉक पर 27% का एनालिस्ट टारगेट गैप कोई रिटेल ड्रिवन मेम स्टॉक वाला नंबर नहीं होता। ये सीरियस रिसर्च डिपार्टमेंट्स के अंदर चल रही एक वैल्यूएशन डिबेट की पहचान है, न कि किसी रेडिट थ्रेड की। अलग से मार्केट कवरेज में साइटेड एक मोतीलाल ओसवाल प्रोजेक्शन इससे भी ऊंचे अपसाइड एस्टिमेट की बात करता है, वजह बताते हुए लोन ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और AI ड्रिवन प्रोडक्टिविटी गेन्स एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट व्यू जो स्ट्रीट वाइड टारगेट गैप के साथ डायरेक्शन में मैचेस करता है, भले ही वो एवरेज कंसेंसस फिगर ना हो। अब बात करते हैं टेक्निकल लेयर की, ध्यान से और बिना ओवर क्लेम किए। स्टॉक का 50-डे मूविंग एवरेज है करीब 779.6, जबकि इसका 200-डे मूविंग एवरेज काफी ऊपर है करीब 878.5, यानी एक बियरिश क्रॉसओवर पैटर्न जिसे टेक्नीशियंस डेथ क्रॉस कहते हैं, जहां शॉर्टर टर्म ट्रेंड लॉन्गर टर्म ट्रेंड से नीचे गिर जाता है। 14-डे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करीब 59.3 न्यूट्रल टेरिटोरी में है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड, और बीटा सिर्फ 0.422 का है, जो बताता है कि स्टॉक हिस्टोरिकली ब्रॉडर मार्केट की करीब 4/8 हिस्से जितनी वॉलेटिलिटी के साथ मूव करता रहा है। ये किसी ऐसे स्टॉक के लिए बेहद कम है जो अभी अभी एक गवर्नेंस शॉक और $16 बिलियन के सिंगल वीक वाइप आउट से गुजरा हो। जार्गन को समझें तो एक लो बीटा ये कहता है कि मार्केट एक लॉन्ग लुक बैक विंडो में इसे एक डिफेंसिव लो वॉलेटिलिटी होल्डिंग की तरह ट्रीट करता है, भले ही 2026 में इस पर इतना ड्रामा हो चुका हो। ये बिल्कुल वही प्रोफाइल है जो इंस्टीट्यूशंस एक डाइवर्सिफाइड बुक में बैलास्ट की तरह होल्ड करना पसंद करते हैं, चाहे कितनी भी ब्रूजिंग गवर्नेंस हेडलाइन क्यों ना आए। इस रिसर्च में जो नहीं है वो है एक सच्चा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हीट मैप, कोई डार्क पूल प्रिंट या कोई 13F फाइलिंग लिस्ट जो स्पेसिफिक फंड्स के नाम बताए जिन्होंने मार्च के रेजिग्नेशन या जुलाई 18 के प्रिंट के आसपास बाय या सेल किया हो। तो हम ये प्रिटेंड नहीं करेंगे कि ये सब मौजूद है। हम बस इतना कह सकते हैं, सिर्फ ओनरशिप परसेंटेज, एनालिस्ट कॉन्फ़िगरेशन और मूविंग एवरेज सेटअप के आधार पर जो इस रिसर्च में एक्चुअली मौजूद है, कि प्रोफेशनल कैपिटल इस नाम में भारी मात्रा में पोजीशन रहा है उस पूरे दौर में जब रिटेल सेंटिमेंट साफ तौर पर खट्टा हो गया, क्योंकि स्टॉक का 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव 17.5% रहा है। एक अब भी नेगेटिव प्राइस ट्रेंड और एक अब भी बुलिश एनालिस्ट टारगेट के बीच का ये डाइवर्जेंस इस पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी टेंशन है, और यही वो एग्जैक्ट सिनारियो फ्रेमवर्क सेट करता है जिस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए एक डिसीजन फ्रेमवर्क बनाते हैं, कोई प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक इफ देन मैप जिसमें हर इन्वेस्टर अपने प्रोबेबिलिटी वेट्स डाल सकता है। बुल केस, इफ कैसर रेशियो करंट 32% लेवल के आसपास स्टेबलाइज हो जाए, 35% से स्लाइड कंटिन्यू करने के बजाय, एंड इफ क्रेडिट कॉस्ट्स करंट 40 बेसिस पॉइंट लेवल के पास ही रहे, लास्ट ईयर के 56 परसेंटेज पॉइंट वाले डिटेल्स की तरफ रिवर्ट किए बिना,
देन स्ट्रीट के एवरेज टारगेट रफली 1040 रुपये और 6 पैसे के अराउंड, जो करंट लेवल से 27% ऊपर है, वो एक प्लॉजिबल आउटकम बन जाता है, खासकर अगर लोन ग्रोथ अपनी करंट 15.4% ईयर ऑन ईयर पेस मेंटेन करती है। बुल्स का पॉइंट है कि कैपिटल कुशन यहां हैवी लिफ्टिंग कर रहा है। 19.6% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और 17.8% टियर 1 रेशियो मैनेजमेंट को रूम देते हैं कि वो लोन बुक अग्रेसिवली ग्रो करें बिना दोबारा डाइल्यूट किए, और इम्प्रूव्ड ग्रोथ स्टेज 3 रेशियो 1.17% बताता है कि एसेट क्वालिटी साइड जेन्युइनली हेल्दी है, सिर्फ अकाउंटिंग मैनेज नहीं। बेस केस, इफ पोस्ट अर्निंग्स कॉलमी मैनेजमेंट ने जो फंडिंग कॉस्ट प्रेशर फ्लैग किया था वो अगले 2-3 क्वार्टर्स तक सिमिलर इंटेंसिटी से परसिस्ट करता है, देन रिटर्न ऑन एसेट्स लाइकली करंट 1.85% रीडिंग के पास हाई पिन रहेगा। बैंक की अपनी हिस्टोरिकल 1.9% टू -2.1% रनगे के लोअर एंड पे, मतलब अर्निंग्स एब्सोल्यूट रुपी टर्म्स में शेयर बैलेंस शीट स्केल की वजह से ग्रो करती रहेंगी, लेकिन पर शेयर वैल्यू क्रिएशन वाला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्वाइटली प्रेशर में रहेगा। ये वो बैंक है जो रेवेन्यू और प्रॉफिट पे पॉजिटिव हेडलाइंस देते रहेगा, जबकि रिटर्न ऑन असेट्स की ट्रेंड लाइन अन लोगों को डिसअपॉइंट करेगी जो मल्टीपल एक्सपेंशन मॉडल कर रहे हैं। बेयर केस, इफ कंपेटिटर्स सेक्टर वाइड टाइम डिपॉजिट रेट्स अग्रेसिवली बिड अप करते रहे एंड इफ कैसर रेशियो 32% के आगे लोअर एंड तक स्लाइड करता रहे जो पेयर बैंक्स ने पास्ट फंडिंग स्क्वीजेज में देखा है, देन नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन अस लोन ग्रोथ से आगे निकल सकता है जो इससे ऑफसेट करनी थी, जिससे रिटर्न ऑन एसेट्स फिगर हिस्टोरिकल रनगे के बॉटम या उससे भी नीचे प्रेस हो सकता है। बिल्कुल वही सिनेरियो जो चार्ट पे बैठे डेथ क्रॉस टेक्निकल सिग्नल को वैलिडेट करेगा, जहां 50 डे एवरेज 200 डे एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बेयर्स ये भी पॉइंट करेंगे कि ट्रस्ट डेफिसिट अभी अनरिजॉल्व्ड है, चेयरमैन रेजिग्नेशन, $16 बिलियन वैल्यू वाइप आउट, और मई में एक इंटरनल प्रोब हेडलाइन जिसमें 45 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट डिस्क्रेपेंसी थी। ये बाबर वाली गवर्नेंस फ्रिक्शन है जो हर इंडिविजुअल इंसिडेंट इंटरनल रिव्यू में क्लियर होने के बावजूद एक मार्केट डिस्काउंट में कॉम्पाउंड हो सकती है जो अंडरलाइंग फैक्ट से ज्यादा देर तक टिकता है। एक डिस्काउंट जो स्टॉक का नेगेटिव 17.5% 1 ईयर रिटर्न शायद पहले से हाई पार्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस व्यू को किस डायरेक्शन में कॉन्क्रीटली चेंज कर सकता है? अगली क्वार्टरली प्रिंट में कैसर रेशियो स्टेबलाइज या रिबाउंड करना सबसे क्लीनेस्ट सिग्नल होगा कि फंडिंग कॉस्ट हेडविंड टर्न कर रहा है। 30% या उससे नीचे स्लाइड कंटिन्यू होना बेयर केस की क्लियरेस्ट कंफर्मेशन होगी। रिटर्न ऑन असेट्स का 1.9% के ऊपर सस्टेन्ड रीडिंग बुल थीसिस को मेरिट के बेसिस पे सपोर्ट करेगा, नैरेटिव के नहीं। अगर रीडिंग 1.85% से और नीचे गिरती है तो बेयर कंसर्न्स वैलिडेट हो जाएंगे और कोई भी फ्रेश गवर्नेंस डिस्क्लोजर जो ऑलरेडी रिव्यूड और क्लोज चीजों से अलग हो वो पूरी ट्रस्ट कैलकुलस को रिसेट कर देगा, बैलेंस शीट चाहे कुछ भी कहे। ड्रामा हटाकर देखें तो एक सीधी सी बात बचती है, HDFC बैंक अपनी बैलेंस शीट को डबल डिजिट रेट्स पर कॉम्पाउंड कर रहा है। इंडियन बैंकिंग में सबसे बेहतर कैपिटलाइज्ड कुशंस में से एक के साथ 19.6% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर बैठा है, जबकि इसका सबसे सस्ता फंडिंग सोर्स कैसर डिपॉजिट्स करीब 15 महीनों में डिपॉजिट बेस के 35% से गिरकर 32% पर आ गया है। स्टॉक फॉरवर्ड पीई करीब 13 और प्राइस टू बुक करीब 2.15 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे मल्टीपल्स जो स्ट्रीट की एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग और औसत टारगेट करीब 1040 रुपये और 6 पैसे के हिसाब से अब भी एनालिस्ट कम्युनिटी के 27% मॉडल्ड अपसाइड के लिए गुंजाइश छोड़ते हैं, लेकिन पिछले एक साल में 17.5% गिरा हुआ स्टॉक डेथ क्रॉस मूविंग एवरेज सेटअप के साथ और चेयरमैन की रेजिग्नेशन से आई गवर्नेंस का टिश्यू जिसने करीब $16 बिलियन मार्केट वैल्यू उड़ा दी, अभी वो स्टॉक नहीं है जिसे मार्केट ने पूरी तरह माफ किया हो। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा एज वही है जिस पर यह वीडियो बार बार लौटती है। कोई भी गवर्नेंस वाली हेडलाइन देखने से पहले कैसर रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट्स की ट्रेंड लाइन देखिए, क्योंकि यही दो नंबर्स बताएंगे कि जुलाई 18 की कॉल पर मैनेजमेंट ने जो फंडिंग कॉस्ट प्रेशर माना वो टेम्पररी फ्रिक्शन है या बैंक के कमाने के तरीके में स्ट्रक्चरल शिफ्ट। साथ ही नजर रखिए जुलाई 21, 2026 को ट्रेडिंग विंडो के दोबारा खुलने पर और उसके बाद आने वाली किसी डिस्क्लोजर फाइलिंग पर, क्योंकि यही वो विंडो है जहां अगर कोई इनसाइडर एक्टिविटी होती है तो वो पब्लिक को दिखाई देती है।
HDFC बैंक और बाकी सेक्टर की नेक्स्ट अर्निंग्स साइकिल तक चलने वाली डेटा लेड कवरेज के लिए इस वीडियो में जिन रिसर्च ट्रैकर और वॉचलिस्ट्स का जिक्र हुआ है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहीं नंबर्स अपडेट होते रहेंगे जैसे जैसे डेटा आता रहेगा। अगर ऐसी रिगरस सोर्स बाय सोर्स ब्रेकडाउन आपके काम आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला डीप डाइव अगले डेटा पॉइंट के आते ही आपकी फीड में पहुंच जाए। अगर ये डीप डाइव हेल्पफुल लगा तो स्टॉक इनक्यूबेटर ऐसे वीडियोस डेली पब्लिश करता है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगली के लिए।